नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव अड्डा में। और आज हम बातचीत करेंगे गुजरात चुनाव की, जहां पे पहले चरण के मतदान संपन्न हो गए हैं और ये एक बड़ा इलाका था जिसको संपन्न किया गया। और इसी समय यानी चुनाव खत्म होने के करीब मोदी जी की एक बहुत ही विशाल रोड शो हम लोगों ने देखी और उस रोड शो में जो जन समर्थन उमड़ा था वो देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे बीजेपी की एक लहर सी चल रही है। हालांकि वहाँ पे 27 सालों से सरकार है बीजेपी की, लेकिन उसके बावजूद लोगों का जिस तरह से जन समर्थन है और मोदी जी के प्रति जो लोगों का प्यार है वो सड़कों पे देखने को मिला। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घरों से, छज्जों से, खिड़कियों से, बालकनी से और सड़क के किनारे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये 50 किलोमीटर लंबा एक रोड शो उन्होंने किया। सेकंड फेज़ की तैयारी के तौर पे आप देख सकते हैं, प्रील्यूड के तौर पे आप देख सकते हैं, लेकिन ये अभूतपूर्व था। इतना बड़ा रोड शो और इस तरह से लोगों का समर्थन, ये काबिल तारीफ़ है। इसके अपने अपने मायने, अपने अपने इंटरप्रिटेशन राजनीतिक गुरु कर सकते हैं, लेकिन इतने सालों की सत्ता के बावजूद मोदी की के रोड शो में इस तरह के जन समर्थन, वाकई इसकी चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। तो पहले चरण के मतदान के बाद अब आगे का क्या माहौल दिख रहा है, किस तरीके से चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं और क्या ग्राउंड की स्थिति है, इसी पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे राजनीतिक दल के साथ साथ एनालिस्ट भी होंगे। राजीव पांडे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे और विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगी। साथ ही प्रेम कुमार, शिवम त्यागी और संतोष राठौर जो हमारे साथ एनालिस्ट जुड़ेंगे। और मेरे सहयोगी रिपोर्टर और हमारे गुजरात ब्यूरो चीफ केतन जोशी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आज दिन भर बड़ी मेहनत कर रहे थे और हम लोगों को ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे थे कि क्या चल रहा है, किस तरह से मतदान चल रहा है। और देखिए अभी भी वो सड़कों पे ही हैं। केतन, पहले बात तो बहुत बधाई आपको, आपने बहुत मेहनत किया आज दिन भर, बहुत ज़्यादा हम लोगों की मदद की समझने में क्या चल रहा है। तो अब चूंकि दिन भर का हो गया है, मतदान समाप्त हो गया है, निचोड़ क्या है, क्या देखा आपने, किस तरीके का माहौल बताइए। देखिए, हम अहमदाबाद से निकले और गए सीधे सुरेंद्रनगर, जो कि सुरेंद्रनगर इलाका है वो सौराष्ट्र में आता है। सुरेंद्रनगर गए, लिमड़ी गए, वहाँ से वढवाण भी गए। हम आपको बता दें कि सुरेंद्रनगर जिले की 5 बैठक में से 4 बैठक 2017 में कांग्रेस ने अपने पास ले ली थी। एकमात्र सीट है वो बीजेपी ने जीती थी। इसलिए यहाँ जाना, मतलब लिमड़ी इलाके में आना बहुत ही महत्वपूर्ण था। लोगों का काफ़ी उत्साह था। हमने देखा कि शुरुआत के 2 घंटे लोग काफ़ी मतदान करने आए, लेकिन बीच में जो 3 घंटा था उसमें थोड़ा ब्रेक ले रहे थे। और सौराष्ट्र इलाका सर ऐसा है कि वहाँ पर लंच के बाद लोग वाम कुक्षी करते हैं 1-1.5 घंटा, तो इसलिए थोड़ा मतदान भी शुष्क रहा। लेकिन जैसे ही 4 बजे लोग आ गए मतदान केंद्र पर और जोश और उत्साह के साथ मतदान करने लगे। और अभी तक जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 63% वोट डाले गए हैं 89 सीटों के ऊपर। अगर हम उसको 2017 से कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी वोटिंग तो हुई। जिस तरह का माहौल था, जैसे कि आप अपने प्रस्तावना में बोल रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल, लगातार 27 साल गुजरात पर शासन करना, फिर भी जो एनर्जेटिक लेवल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनको देखते हुए जो आम कार्यकर्ता है वो जोश और उत्साह के साथ सड़कों पर निकल आता है। आज हम अपना माइक छोड़कर एक जगह पर चाय पीने बैठे थे तो कांग्रेस का एक पूरा दल था, तो वो बता रहे थे कि जब हम, मतलब ऐसे ही लेमन की लैंग्वेज में, और मैंने भी नहीं बताया था कि मैं पत्रकार हूं, तो बोल रहे थे कि भाजपा के पास एक वो कला है कि भाई घर से वोटर को किस तरह से निकाला जाए, जो कि हमारे अंदर वो मिसिंग है। तो लब्बो-लुबाब यही है कि पहले चरण का जो वोटिंग था बीजेपी के लिए इसलिए सर महत्वपूर्ण था क्योंकि सौराष्ट्र में जहां 54 सीटें सौराष्ट्र कच्छ की थी, पिछले चुनाव में 2017 में 30 सीट है वो कांग्रेस जीत लेकर गई थी और 23 ही सिर्फ बीजेपी को मिली थी। तो वहाँ उलटफेर करना चाहती थी, इसलिए प्रधानमंत्री ने भी वहाँ बहुत ही मेहनत की है। और जिस तरह से मतदान खत्म होने के बाद बीजेपी के जो लीडर है वो बयान दे रहे हैं, उसके लगता है कि उनका संतोषजनक वोटिंग रहा और उनके फेवर में रहा। लेकिन बाद में पता चलेगा 8 तारीख को हुआ क्या। बिल्कुल 8 को पता चलेगा। और एक चीज़ मुझे ये बताइए, मैं ये सवाल अक्सर लोगों से पूछता हूँ, जैसे आज हम लोगों ने जो रोड शो देखा वो काफ़ी विशाल था और बहुत ही लंबा चौड़ा, उसमें बहुत सारे लोग। तो मोदी जी के प्रति जो लोगों का ये अगाध प्रेम है गुजरात में ख़ास तौर पे, वो इतने सालों से है, लेकिन मोदी जी की एक आवाज़ पर सारे लोग सड़क पे आ जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या जादू क्या है ये?
देखिए, बहुत ही संघर्ष से हम कहते हैं ना कि कुछ कुछ प्रतिभाएं होती है वो बाय बोर्न होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वो कला है कि मैं अपने गुजरातियों के साथ किस तरह से जुड़ जाऊं। आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 दिन पहले एक तुलना की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रावण के साथ, और उन्होंने ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पब्लिकली बोली कि जो राम का काम करते हैं उसको आप रावण के साथ तुलना करते हो। यानी कि पब्लिक को वो एक चैलेंज देना चाहते हैं कि क्या ऐसे लोगों को आप गुजरात में एक्सेप्ट करेंगे। तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री लोगों की नब्ज को अच्छी तरह से भांपते हैं, और न केवल गुजरात में लेकिन भारत में भी शायद ही कोई ऐसा नेता हो कि जो पब्लिक के साथ सीधा रूबरू होता है। आप देखिए कि अभी भी रोड शो जारी है। पूर्व अहमदाबाद से वो निकलकर अब पश्चिम अहमदाबाद में प्रवेश कर चुके हैं। 51 किलोमीटर का रोड शो, अहमदाबाद की 16 सीटें हैं, 16 में से 14 पर ये कवर होगी, और गांधीनगर की एक सीट पर यानी कि 15-15 विधानसभा सीट पर उनका ये रोड शो होगा। 35 जगह पर वो अपने कॉन्वे से हटकर पुष्पांजलि करने आएंगे, और इस यात्रा को नाम दिया है पुष्पांजलि यात्रा। मतलब अलग अलग जगह पर जो महानुभाव के स्टेच्यू है वहां पर वो जाएंगे। तो किस तरह से लोगों के साथ जुड़ा जाए, सिर्फ 48 घंटे में, जो बीजेपी के सूत्र में बता रहे हैं कि सिर्फ 48 घंटे में ये पूरा प्रोग्राम तय हुआ है। और आप देखिए कि जो जनसैलाब उमटा है, इससे ही पता चलता है कि भले ही वो गुजरात से बाहर हो 2014 से, लेकिन गुजरात के साथ उनका नाता और मजबूत हुआ है। ओके, एक छोटा सवाल और केतन, आपने चूंकि घूमा है गुजरात इस चुनाव के दौरान, अलग अलग इलाकों में सब जगह देखा है, क्या माहौल आपने असेस किया? क्या लोगों की सोच थी, क्या लोगों की आकांक्षाएं थी, क्या लोग सोच रहे थे? देखिए, प्रधानमंत्री और बीजेपी ने पूरा का पूरा फोकस विकास के ऊपर दिया है। अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट गुजरात में हुए हैं, और इन्होंने जो अपना एक थीम सॉन्ग रिलीज़ किया था, उसमें अटल ब्रिज जो अहमदाबाद में है, फिर मेट्रो है, सूरत में और राजकोट में मेट्रो आएगी, ये बात है, हर घर में पानी पहुंचाया है, ये उनकी जो बात है। तो डेवलपमेंट के साथ जुड़ा है, और लोग भी, चाहे मान लीजिए कि बेरोजगारी भी, हम ये नहीं कह सकते कि गुजरात में बेरोजगारी नहीं है, भ्रष्टाचार का भी कुछ कुछ लेवल है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि आखिरकार हम बीजेपी का विकल्प कौन है, यहाँ कोई नहीं है। कांग्रेस को आप देखिए कि लगातार पिछड़ती जा रही है, और उनके जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, मान लीजिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे है, वो सिर्फ 1 या 2 बार गुजरात में है, राहुल गांधी तो 1 ही बार आए। तो लोग है वो आखिरकार बीजेपी को इसीलिए पसंद करते हैं। और जो हमने पूरा का पूरा टूर किया, तो उसमें भी लोगों का यही असेसमेंट है कि भाई अगर गुजरात को समझ सकते हैं, भले ही डेवलपमेंट की रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट रुका नहीं है। ये एक लोग अपनी सोच रखकर ही आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी से एसोसिएट हो रहे हैं। बिल्कुल केतन, रुकिएगा, मैं थोड़ी देर में आपके पास फिर से एक बार आऊँगा। अब मैं अपने मेहमानों की तरफ चलता हूँ। अनुमा आचार्य जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनुमा, देखिए जो परिस्थिति माहौल है, एक दौर संपन्न हो गया है, दूसरे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ग्राउंड में लोगों का कनेक्ट किस तरीके से बीजेपी ने, प्रधानमंत्री जी ने बना रखा है, लेकिन कांग्रेस इतने सालों के बावजूद वो कनेक्ट नहीं बना पा रही। और जो चुनाव, वो खुद ही कह रहे हैं हमारे रिपोर्टर कि 1-2 बार गए, उसके बाद से ढीले पड़ गए। तो बड़े नेता वहाँ गए नहीं, कोई किया नहीं, ऊपर से कई सारे ऐसे स्टेटमेंट हैं जो ऐसा लग रहा है कि अगेंस्ट में जा सकते हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो अपनी टीम, उसकी जो गुजरात की टीम है वो लड़ेगी चुनाव। हर जगह जैसे प्रधानमंत्री, जो कि बीजेपी के प्रधानमंत्री लगते हैं, वो तो देश के प्रधानमंत्री नहीं लगते, क्योंकि हर चुनाव में, जो भी चुनाव है, 50-50 सभाएं, ऐसा कभी केवल चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं होता। वो आप देख, गुजरात में जो 79% 5 साल के बच्चे हैं वो एनीमिया का शिकार है, 66% माताएं एनीमिया का शिकार है। वहाँ शिक्षा का जो स्तर है वो आगे नहीं बढ़ा। जो SC ST लोग हैं उनमें शिक्षा का स्तर बिल्कुल नहीं बढ़ा। जो आदिवासी लोग हैं उनकी जमीन का जो आवंटन था उससे निरस्त किया गया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहीं पर ऐसी क्लासेस जो दिखा रहे हैं, वो सब एक बनावटी चीजें हैं। और गुजरात का जो कोविड का मिसमैनेजमेंट था, उसे जब दिव्य भास्कर ने रिपोर्ट किया था, हम सभी जानते हैं कि जितनी मौतें हुई थी उससे कम सरकारी रिकॉर्ड ने दिखाया। लेकिन अनुमा जी, मैं इसलिए, अभी आपने कहा कि ये बनावटी भीड़ है, इतनी बड़ी भीड़ आपको बनावटी लग रही थी? ये जो रोड शो उन्होंने किया, इतना जनसैलाब उमड़ा। नहीं, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी।
आपने सुनी नहीं मेरी बात। मैं भीड़ को बनावटी नहीं कह रही हूँ, मैं विकास को बनावटी कह रही हूँ। आप सुनी नहीं रही। तो भीड़ सुनी आई मेरी तो बात। इसीलिए ना, लोग भीड़- आए ले इसीलिए ना कि उनको दिख रहा है विकास। करिए, कंप्लीट करिए। देखिए, विकास नहीं दिख रहा है लोगों को। हाँ। भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट जो करती है उसमें लोग जानते हैं कि पिछली बार जिस तरह से कांग्रेस का उनको बहुत ज्यादा 77 सीटें कांग्रेस की आई थी और भारतीय जनता पार्टी को नाकों चने चबाने पड़े थे। तो एक बात तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं पहली बार आपके चैनल में आपके साथ आई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले ही इतने मोहित हैं, तो हम चर्चा करें। नहीं, पहले तो एक बार और आप आ चुकी मुद्दों हैं। पर चर्चा थोड़ी करने की उनके रोड शो में। आपके साथ नहीं आई हूँ, आपके साथ नहीं आई हूँ, आपके चैनल पे आई हूँ मैं डेफिनेटली। तो मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जैसे ही चुनाव आते हैं एकदम एक विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं, खुद के ऊपर लोगों को तरस दिलवाने लग जाते हैं कि जी मैं तो ऐसा हूँ। ये बताते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री रहूंगा और गुजरात जीतेगा तो आपको उसका फायदा मिलेगा। ये सब वो करते आए हैं। विकास की हानि एक बार के चुनावों में गुजरात की जनता बहुत जी, प्रचार में इस सब में आती रहेगी। प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं प्रचार करवाते रहते हैं, पर ये विक्टिम कार्ड जो है ये जनता को बार बार समझ में आने लगा है और हम देखेंगे, हमको कहीं ना कहीं इसका रुझान हमें दिखेगा इस बार। अनवर जी, मैं आपको ऑडियो भी ठीक करा दूं, थोड़ा बीच बीच में कट रहा था। आता हूँ फिर दोबारा आपके पास। जो एक आरोप आपने मेरे ऊपर लगाया कि आप बिल्कुल मोहित हैं। मेरे आंखों के सामने इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी रोड शो दिख रही है, तो मैं इसको क्या बोलूं? ये मैं नकार दूं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी अकेले चले जा रहे हैं, गाड़ियां नहीं दिख रही हैं। हम तो वही बोलेंगे जो हमको दिख रहा है मैडम। और ये दिख रहा है इतनी लंबी रोड शो में, सामने स्क्रीन में लोग देखें। मेरी भी मत सुनिए, आप किसी और चैनल पे देख लीजिए जहां आपको दिखता हो। तो और ये जो जनसैलाब है, ये सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा कि इवेंट हमने एक बड़ा अच्छा किया तो इसलिए लोग आ गए। ये तो आप भी स्वीकार करेंगे कि ऐसा नहीं होता है। राजू पांडे जी जुड़ गए आप हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। जी बताइए सर, आप लोग इवेंट मैनेज कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं सर, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। देखिए, ऐसा है कि ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस पार्टी कई वर्षों से लगा रही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जितनी बातें आचार्य जी ने कहा कि ये सेम तरीके की बातें जब यूपी में चुनाव चल रहा था तो वहां भी ये लोग एक मैनेजमेंट करके कोशिश किए कि इतनी मतलब कोविड के डेथ को इन्फ्लेट करके और सब कुछ करके करते रहे। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ और जगह चुनाव हुआ, ये सब उसके बाद हुआ है। और 4 जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी क्योंकि डिलीवरी के बेसिस पे सरकार बनी। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस ने इतना मेहनत किया, यूपी में इतना मेहनत किया कि 6% वोट था वो 1% पे आ गया। और जो 1 सीट जीते हैं वो कांग्रेस ने नहीं जीता, वो इंडिविजुअल एक आदमी ने जीता है। मैं ये जो आरोप की बात कर रहा हूं, क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी जब किसी भी चैनल पर आती है तो वो जनता की जो ताकत है, सोचने की ताकत को क्वेश्चन करती है। मेरा मानना है कि वाजपेयी जी और राजीव पांडे से ज्यादा समझदार भारत का हर वोटर है। ये जो पार्टियां हैं जब चुनाव हार जाती है तो कहते हैं मोदी जी ने रैली कर दी। अरे मोदी जी को लोग देखने आते हैं तो क्यों ना करें रैली भाई? रैली क्यों आते हैं देखने? इसके पीछे आपको जाना पड़ेगा। इसके पीछे एक ही कारण है। इसके पीछे कारण है कि जिस प्रकार से उन्होंने 13 साल गुजरात में काम किया, सेवा किया एज ए सीएम, और जिस तरीके से पूरे देश की सेवा वो 9 साल से कर रहे हैं, इसलिए लोग उनको देखने के लिए आते हैं। लोग उनको देखने के लिए, क्योंकि आप तो देख रहे हैं कि एक इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है इस देश में। क्या फर्क पड़ेगा उससे? अभी 8 तारीख को हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। और क्या अगर हमने काम किया, देखिए मैं आपके चैनल पे मुझे याद है नीरज जी, मैंने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में हमने काम नहीं किया तो हम चुनाव हार जाएंगे। हारे क्या? मैं अभी आपके चैनल पे दोबारा कह रहा हूं कि अगर 27 साल में हमने काम नहीं किया है गुजरात में तो हम चुनाव हार जाएंगे। आप बता दीजिएगा, 8 तारीख को बुला लीजिएगा मुझे। अब क्या है ना, कुछ लोगों की आदत है भाई, अब ये बार बार जिस चैनल पे जाऊं उस चैनल पे आपने क्या किया। अब देखिए, एक हंगर इंडेक्स को लेकर के कांग्रेस वाले उछलते हैं। दूसरा वो एक आर्टिकल आ जाता है, अमेरिका का कोई अखबार है जिसको कोई पढ़ता उड़ता है नहीं, उसको लेके आ जाएंगे कि देखो उस अखबार में लिखा। मैं क्या करूं, लिखा हुआ लिखवा लो, आप लोग पैसे देके लिखवाते हो। अरे जो ताजा आर्टिकल है वो देखा आपने? एकदम ताजा वाला इकोनॉमिस्ट ने जो लिखा है। अरे मैं तो वो तो ये नहीं, उसको ये लोग कोट नहीं करेंगे। देखिए वो दोस्त पढ़ लो। मैंने पढ़ा,
मैंने पढ़ा है वो आर्टिकल, उसको कोट। लेकिन देखिए, मैं ना इकोनॉमिस्ट को बिलीव करता हूं ना वाशिंगटन पोस्ट को बिलीव करता हूं। यहाँ जो देश की आम जनता हर 5 साल में, देखिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में है। इंदिरा जी का टाइम चला गया कि इमरजेंसी लगा दो, वो नहीं अब लगेगा इस हिंदुस्तान में। और न कोई दूसरा राज आने वाला है जैसा राज हमने देखा हुआ है 1000 साल से जो चल रहा था यार इमरजेंसी। मेरा एक कहना है 5 साल के बाद नीरज भाई हम जाते हैं जनता के बीच में और रिपोर्ट कार्ड हम जनता के, अगर कांग्रेस इस प्रकार से कह रही है तो इनको जनता के बीच में जाके कहना चाहिए ये सब। अब मैं मेन क्वेश्चन पे आता हूं जो आज आपका, देखिए क्यों कांग्रेस पार्टी हर चुनाव से पहले हमारे बड़े नेताओं को गाली देने लगे, पर्टिकुलरली मोदी जी को। इसके पीछे एक कारण है, एक तो जो इनके अंदर जो घृणा है ना वो किसी ना किसी तरीके से छलक करके बाहर आ जाता है, पहला एक कारण है। और दूसरा जो इससे भी बड़ा कारण है मैं बताता हूं। दूसरा बड़ा कारण क्या है कि भाई जब कोई आदमी विपक्ष में होता है तो किन किन चीजों पे हमला करते हैं सरकार पर? भ्रष्टाचार। 9 साल की सरकार केंद्र में है, एक भ्रष्टाचार की बात किए, चौकीदार चोर है, 22 सीट देश की जनता ने बढ़ा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने माफी मंगवाया इनके नेता से। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, माफी मांगा सुप्रीम कोर्ट में जाके। इन्होंने रफाइल का मुद्दा उठाया, आज सबको पता है कि 36 रफाइल आ गए, उससे कितनी ताकत। अटल जी जो खरीदे सुखोई 30, उसके बाद 10 साल में एंटनी जी कहते हमारे पास पैसा ही नहीं है। क्या इस देश की जनता को नहीं पता है कि एक दिन में 31 से 32 किलोमीटर रोड बन रहा है? कांग्रेस की सरकार में क्या बन रहा है? अवेलेबल है 8 से 9 किलोमीटर। जहां तक गुजरात स्पेसिफिक बात, 1 मिनट रुक जाइए, गुजरात स्पेसिफिक बात 2 बातें कहना चाहता हूं। कहीं भी डेवलपमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से, इलेक्ट्रिसिटी से एंड लॉ एंड ऑर्डर से। और गुजरात में एक और थी, कांग्रेस की सरकार ने गुजरात में पानी सप्लाई नहीं किया, लोगों को प्यासा मार रहे थे। ये 4 काम हमने किया है और इसलिए हम 27 साल से आ रहे हैं और 8 तारीख को ये 32 साल में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद 37 साल में और 42 साल में कन्वर्ट। अरे रुको भाई, अभी डिबेट में हम अभी वापस आएंगे। अब एक मिनट अनवर जी आपके पास मैं आऊँगा। मैं अपने संवाददाता को फ्री करना चाहता हूँ क्योंकि वो सुबह से बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक छोटा सवाल मैं केतन से ले रहा हूँ। केतन, एक बात अभी जो अनवर जी ने कही उसको मैं आपके थ्रू समझना चाहता हूँ। अनवर जी का कहना था कि इवेंट मैनेजमेंट ज़्यादा होता है, रियल कम। क्या ऐसा है क्या जन समर्थन में? इस तरह से जवाब देना चाहता हूं तो कि वो एग्री भी कर जाएंगे। 2017 में कांग्रेस को 77 सीट आई, मानते हैं, लेकिन उस समय 2 चेहरे ऐसे थे जो आज बीजेपी में है, एक हार्दिक पटेल और दूसरे अल्पेश ठाकुर। अब इन दोनों नेताओं ने कहने पर कुछ सीटें 15 से 20 सीटें हैं, खुद कांग्रेस ने बाद में ये बताया 15 से 20 सीटें हैं वो दे दी और बाद में हार हो गई। तो मतलब जहां वो जीतते थे वहां पर वो हार गए। तो जहां अपनी पक्ष को, अपनी पार्टी को जो नहीं संभाल सकते हैं तो पूरे गुजरात को, 6.5 करोड़ की जनता को किस तरह से संभालेंगे? इसी सोच के साथ गुजराती है वो वोट करता है और कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है। आप देखिए कि अंदरूनी मामला ही ऐसा होता है कांग्रेस का कि विपक्ष की भूमिका में वो इतने साल से वो फिट ही नहीं बैठी। और बात नरेंद्र मोदी की, तो इवेंट मैनेजमेंट होता है तो हजारों की संख्या नहीं आती है। और अगर आप कहें कि 500 लोगों की भी अगर आप भीड़ इकट्ठी कर ले इस चुनाव के मौसम में तो उसको आप सैल्यूट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हजारों की संख्या में, और वो भी 51 किलोमीटर का पूरा रोड शो है, तो हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा है। और इसी करिश्मा के बदौलत वन मैन आर्मी भी कह लो, सुशासन भी कह लो, विकास की प्रक्रिया है, भले ही विकास धीरा हो सकता है लेकिन विकास तो हो रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस में इस तरह से अंदरूनी जो झगड़े होते हैं, इसके कारण गुजरातियों ने मन बनाया कि खुदा न खास्ता अगर ये सत्ता में आ गए तो क्या अंदर से लड़कर पूरा का पूरा 5 साल गवा देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आम गुजराती कह रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने आरोप लगाए उसमें कोई तथ्य नहीं है, लेकिन जो दिखता है अभी ग्राउंड पर उन्हीं को आप देख लीजिए। जी केतन, बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं आपको रोकूंगा नहीं क्योंकि आप सुबह से काफ़ी इसमें मेहनत करने लगे रहे हैं। आप जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इनपुट देने के लिए। अनवर जी आपकी बारी, अब आप जवाब दीजिए राजू जी को। पहली चीज तो मैं ये बोलूंगी कि कौन सा एक नया शिक्षा संस्थान बनाया है ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया शिक्षा संस्थान नहीं बनाया। दस्तावेजों पर ये गुजरात ड्राई स्टेट है, लेकिन यहाँ जहरीली शराब से लोग जो मरे हैं हम सबको मालूम है। और ड्रग्स जिस तरह से यहाँ सप्लाई होती हैं, ये किसी के नया कोई इसमें खोज नहीं है। अब एक बात मैं पहले बता दूं कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी को, एक तो इनका ये कहना प्रवक्ता का कि इसने 36 राफेल से मजबूत बनाया,
इसको मैं निरा अज्ञान मानूंगी, क्योंकि मैं फौज की परचेजमेंट की प्रक्रिया से जुड़ी हुई अधिकारी रही हूं और हमने 1947 से 2014 के बीच में 1600 से 1700 जहाज खरीदे हैं और अभी केवल 36 खरीदे हैं और उसके बाद हमारे बहुत सारे जो हैं वो फेज आउट भी हुए हैं। तो हमारी वायुसेना को कांग्रेस की सरकारों ने विश्व की सबसे बड़ी चौथी वायुसेना बनाया था। उटपटांग बात करने में कुछ रखा नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ना शिक्षा का स्तर सुधरा है, अस्पताल में मोरबी पे आ जाते हैं। देखिए मोरबी में क्या हुआ, सबने देखा है, 137 लोगों की जानें गई। क्या गुजरात मॉडल है वो, जिसमें लोगों को वो बचा तक नहीं सके और यहाँ तक कि जो व्यक्ति उसका जिम्मेदार था उसको बड़े आराम से देश छोड़कर जाने में मदद की गई, तभी वो भाग सका, नहीं तो कैसे भाग सकता था। तो ये जो दोस्तों को सब कुछ देना और बाकी लोगों को रोड शो करवा लीजिए, कोई बात नहीं है, पर आप जो लोगों के साथ यूज एंड थ्रो करते हैं ना, लोगों को वो समझ में आता है। गुजरात में इस बार बीजेपी के अंदर अंतर्मुनी कलह हमने देखी है। कांग्रेस तो लोकतांत्रिक पार्टी है, आप बार बार कांग्रेस का नाम ये मत लगाइए कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह होती है। सभी पार्टियों में होती है और अब बीजेपी में होने लगी है, क्योंकि ये लोग अपने ही लोगों को यूज एंड थ्रो करते हैं। मैं खुद प्रधानमंत्री के बुलावे पर पिछले गुजरात चुनाव में नई नई नौकरी छोड़ी थी, मैं गई थी इनके पार्टी में, मेरा दम घुटा उस पार्टी में ये देख के कि इनकी अपनी महिलाओं की क्या बुरी हालत होती है। जो नेता है केवल उनको प्रचार के समय कहीं हाथों में कमल की मेहंदी लगाने के लिए भेज दिया जाता है, कहीं अच्छी साड़ी चूड़ी बिंदी पे लाके और एक ऑर्नामेंट की तरह ये दिखाया जाता है कि महिला सशक्तिकरण, लेकिन उनको एक भी से नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने कमलम में 35 जवाब ले लें देखा है। हाँ, आ रहा हूँ पंडित जी। अनवा जी, अब आप ही लोगों बीच में है, बात बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि ये लोग सिर्फ, और जो जितने भी जितनी भी राजीव गांधी जो गृह योजना थी उसके मकानों में मुझे भेजा गया था, तो मैंने वहां जाके देखा सबके घरों में चूल्हे जल रहे थे। कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां उज्ज्वला की गैस दिखी हो मुझे। जी कम से कम अनुमा जी कई सारी बातें आपने कही, जवाब भी बीच आप ही दोनों लोग बीच में चलेगा, लेते रहे तो जवाब। राजू पांडे जवाब दीजिए। देखिए, दो तीन बातें इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो इतिहास आजादी से पहले कैसा इंटरनल डेमोक्रेसी था। एक हमारे बड़े नेता देश के वो जो चुनाव जीत गए तो उनको पार्टी छोड़ना पड़े, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। इनके यहाँ एक बड़ा नेता दूसरे नेता को गद्दार बोला है अभी 4 दिन पहले, अब दोनों आदमी हाथ ऐसे उठा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी से निकला हुआ व्यक्ति, हमारे बड़े बड़े नेता गए, हमने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा और वो वापिस हमारी पार्टी में आ गए। इसलिए इन सब विषय को छोड़ दीजिए। ये जो बात कर रहे हैं कि मैंने गई, मुझे लगा कि ये अच्छा हुआ आप चली गई, मैं आपके विचारों से मैं परिचित हूं, कई डिबेट मैंने किया। अच्छा हुआ भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहे, क्योंकि आपका विचार कांग्रेस से मिलता है। आप कांग्रेस में गई ना, आपने कहा ना, आप अपने इंडिविजुअल को लाए बीच में, आप इंडिविजुअल को लाए बीच में। मैं आपसे, आप बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मेरी बात सुनिए। मेरा कहना है आपका, मैंने व्यक्तिगत कहा, आप व्यक्तिगत ले आए कि मैं आर्मी की ऑफिसर हूं, आप है आर्मी की ऑफिसर, हमने एयरफोर्स की, हम कहाँ मना कर रहे हैं। मैंने आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछा कि सुखोई 30 अटल जी ने खरीदा, 10 साल आपकी सरकार है, एक कहा था कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, कहा। देखिए बीच में बोले नीरज भाई ये जब बोल रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला। अनुमा जी सुनिए, अनुमा जी हम अनुमा जी एक मिनट सुनिए, आवाज अड्डा में हम लोग पूरा समय, हमने आपको पूरा समय दिया, वो पूरी कर लेंगे, फिर आपको मौका मिलेगा। आप लोग मतलब जनता को सुनने दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को ज्यादा मौका, अरे व्यक्तिगत नहीं, आपने कहा ना कि आप उनकी पार्टी में थी फिर चलिए, इसलिए उन्होंने रेफरेंस किया। मैं किसी व्यक्तिगत बात नहीं करता, और मैं नीरज जी, मैं इनको चुप कराओ यार। जो रेफरेंस आपने दिया था उसका उन्होंने जवाब दिया, कोई पर्सनल नहीं है, कोई पर्सनल बात नहीं। मेरी बात सुनिए नीरज जी, मैं इनको कह रहा हूँ, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को, राहुल जी को ज्यादा टीवी पर लाइए, वो जब आते हैं ना तो हमारा वोट बढ़ता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अपनी बात रख लेता हूं। देखिए, गुजरात की जहां तक बात है ना, मेरा कहना है कि फाइनली हमने काम किया कि नहीं किया, ये 8 तारीख को पता चलेगा। और आज जो भीड़ दिख रही है मोदी जी के रोड शो में, ये अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भीड़ लाई हुई भीड़ है, ये राहुल गांधी की भीड़ नहीं है भाई, यहाँ आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है। और तीसरी बात मैं बताता हूं कि क्यों इस तरीके की घृणास्पद बातें होती है नीरज जी, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। इनको जब मौका नहीं मिलता है कि कुछ कहने के लिए, तो है नहीं,
9 साल में कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा, कोई भाई भतीजावाद का चार्ज नहीं लगा, सरकार अच्छा काम कर रही है। अब ये बार बार किसी एक्सीडेंट की बात ले आते हैं। मेरा कहना है जो लोग उसके लिए जिम्मेवार थे, 11 लोग जेल गए। मेरी बात सुने, फिर बीच में बोल रही है। मेरा ये कहना है मोदी जी पर आप इतने हमले करते हैं, प्रकार प्रकार की बातें, जनता आपकी बात को ना डस्टबिन में फेंक देती है, क्योंकि जनता आपसे ज्यादा मोदी जी को जानती है, जनता आपसे ज्यादा बीजेपी को जानती है। और जनता जो करेगी, जनता जनार्दनन है, जनता भगवान का रूप है, और जो जनता करेगी वो हम सिरोधार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों तक चुनाव हारती रही, 80 से 90, 89 में 2 सीट पे हम थे, 84 की चुनाव में 2 सीट पे, क्या फर्क पड़ गया? हम अपनी बात को जनता के बीच में लेके जाते हैं। और मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी का एक जो बहुत बड़ा, एक तो डिलीवरी सिस्टम है, और दूसरा जो बड़ा कारण है, नीरज जी मेरी बात लास्ट लाइन है, वो है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी मैनिफेस्टो में लिखती है, उस मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट करती है। हम 50 साल से मैनिफेस्टो में जो जो बात लिख रहे थे वो हमने किया, और बार बार ये कहते हैं यूसीसी चुनाव जीतने के लिए ले आए। अरे 2019 का मैनिफेस्टो पढ़ ले, यूसीसी जो हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया वो समझ लीजिए आज न कल आएगा। वो समय लग सकता है, राम मंदिर की लड़ाई में कितना समय लगा, 450 साल लग गए हिंदुओं को लड़ने में, फाइनली हमें मिल गया भगवान की कृपा से और लोगों के कार्यकलाप से, विश्व हिंदू परिषद से, बीजेपी से, मोदी जी से और लोगों से। मेरा ये कहना है कि आप हमारी मैनिफेस्टो को पढ़िए और जनता में विश्वास रखिए। डेमोक्रेसी में आपके पार्टी का विश्वास नहीं है, तभी तो जी 97 से लेके अभी तक एक ही प्रधान ये था, और वो भी बाहर जी। पांडे जी संक्षेप में रखिए। मेरी बात खत्म हो गई ना। चलिए दूसरे मेहमानों की तरफ चलते हैं। प्रेम कुमार जी, संतोष जी और शिवम जी हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी, आपको ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है? अभी आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी। जी देखिए, ये आप जो रोड शो की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ लोग हैं, ये तो दिखता है और ये वोट में भी दिखता है। अनुमा जी नहीं मान रही। ये 27 साल से शासन में, और इस बार भी चुनाव जो भी जीते, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जीतने और हारने वाले के बीच में बहुत बड़ा फासला होगा। पिछले बार जो रहा उससे बढ़ तो नहीं जाएगा। तो कुल मिला के जनता तो साथ में है, नरेंद्र मोदी जी के भी साथ में है और विपक्ष के भी साथ में। तो लेकिन हम ये एक बात उठाना चाहते हैं कि इतनी जनता है, लेकिन वो वोटिंग परसेंटेज में नहीं दिख रही। वोट देने क्यों नहीं निकल रही है? क्यों पिछले बार से भी कम वोट होता नजर आ रहा है? अभी तक का जो आंकड़ा है उस हिसाब से शायद वही वहां तक पहुंच पाए, लेकिन वो उसमें उत्साह, वो वोट देने क्यों नहीं निकल रही? क्यों उदासीन है ये जनता? अगर इतनी ज्यादा सम्मोहित है नरेंद्र मोदी जी के लिए, और पहले भी सम्मोहित रही है, मैं इसको नकारे बगैर कहता हूं, क्यों भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगातार घटती चली गई हैं? क्यों नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े कद्दावर हैं, अमित शाह जी भी कद्दावर हैं, गुजरात के दोनों HM PM हैं, इसके बावजूद पहले भी और बीते चुनाव में भी वो करिश्मा तो नजर नहीं आया। तो ये एक तरह का परसेप्शन है कि परसेप्शन तो ये भी है कि अपशब्द बोला जाता है तो बीजेपी जीत जाती है, लेकिन अब देखिए फैक्ट क्या है। ऐसा आप ही लोग कहते हैं, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ही कहते हैं कि जब जब ऐसा कुछ हुआ है तो वो अगेंस्ट में जाता है। प्रेम कुमार जी, आप तो मतलब एनालिस्ट हैं, और ये नहीं, देखिए क्या होता है सर मेरी बात तो सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए, आप ही को जवाब देना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आप मुझसे ज़्यादा समझते होंगे, आप लंबे समय से एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, कि आप कुछ जगहों पे, खासतौर पे मोदी जी के खिलाफ अगर आप पर्सनल कोई चीज़ करते हैं तो वो लोग पसंद नहीं करते, खास स्पेशली इन गुजरात। पिछले कई इलेक्शन आप देख लीजिए। देखिए, ना पसंद करती है जनता, इससे कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। जनता गलत शब्दों के प्रयोग को पसंद नहीं करेगी, लेकिन वो निर्णायक होता है चुनाव में। इस वजह से कांग्रेस हार जाती है और बीजेपी जीत जाती है, ये फैक्ट नहीं कहते। देखिए, मौत का सौदागर वाली बात जब 2007 में कही गई थी, उस समय तो बीजेपी की सीटें घट गई थी ना, 127 से 117 हो गई थी। तो कहाँ ये हम बोले कि फायदा हो गया बीजेपी को? वो नीच किस्म का आदमी वाला जो बयान था, उस बयान के समय भी देखिए बीजेपी की सीटें घट गई। तो ये परसेप्शन जो बिल्डिंग होता है कि गाली देने से बीजेपी को फायदा हो जाता है, मैं उस तथ्य के बारे में बोल रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनता इसको पसंद करती है, जनता हर बात को नापसंद करती है, चाहे नरेंद्र मोदी जी ने गलत शब्द बोले हो और या आज दूसरे कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे रावण बोलेंगे तो जनता पसंद नहीं करेगी, सही बात। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी जब रेणुका चौधरी जी
जैसी बहन को अगर शूर्पणखा बोलेंगी तो वो खुद ब खुद रावण हो जाते हैं, इससे कैसे इनकार करेंगे? तो ये शब्दों का चयन तो चूज करना पड़ेगा, और गलत तो गलत है, जनता गलत को पसंद नहीं। राजीव पांडे आपको जवाब देना चाह रहे थे, छोटा सा दीजिए 30 सेकंड में, फिर मैं बाकी मेहमान के पास जाना चाहता हूं। बस 30 सेकंड में। पहली बात तो रेणुका जी को मोदी जी ने सिर्फ इतना कहा था कि रामायण के बाद इस प्रकार की हंसी सुनाई नहीं दी। शूर्पणखा शब्द का इस्तेमाल अगर किया हो, इन्होंने दिखा दे। पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, हमारे प्रेम कुमार जी ने कहा कि जब जनता इतनी दिख रही है तो ये वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा है। मैं बताता हूं, पिछली बार पूरे जातिगत दंगे कराने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 1.5% वोट ऐड की थी, 1.5% वोट एक्स्ट्रा हुआ था, इसको समझने की जरूरत है। और उस समय जो उनको वोट मिला था, उसमें बहकावे में जो 2 लोग गए थे, जिनकी वजह से वो चुनाव बहुत सारी सीटें जीते, वो दोनों तो भाजपा के साथ हैं। मेरा ये कहना है, आप कितने दिन तक लोगों को भड़वा करके आग लगवाएंगे? इस देश का इतिहास रहा है प्रेम कुमार जी कि जब कांग्रेस पार्टी मेरठ का दंगा, भागलपुर का दंगा, मुंबई का दंगा, सब दंगा करा करके, ये डिवीजन करके लोगों को, आज यूपी में दंगा बंद हो गया, मुंबई में भी बंद हो गया, गुजरात जी रुकिए 2002 पांडे जी, रुकिए प्रेम, लास्ट लाइन प्रेम कुमार जी, 63% जो वोट, 63% लोगों ने वोट डाला है, उसके पीछे कारण बताता हूं। बीजेपी जो कैडर बेस्ड पार्टी, और अपोजिशन को लगता है अपोजिशन के वोटर को कोई फायदा ही नहीं है जाने से। ये जो जितने वोटर हैं सब हमारे हैं, हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, हमारे लोग आते हैं। आज रोड पे दिख रहा है हमारे लोग। हाँ, यहीं पे बोलिए अनुमा जी, आप जो आपत्ति कर रही ना, जिसके संदर्भ में आगे उसी से जवाब लूंगा ना। आप जब आपके बारे में कोई बोलेगा तो मैं आपके पास आऊंगा, तुरंत आपको जवाब देना है। हाँ, ये भाई छोटा बोलिए, आप लोग बहुत लंबा बोलते हैं। प्रेम कुमार जी और पांडे जी संक्षेप में प्लीज। मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूं। अभी जो चुनाव हुए, आज का जो मतदान हुआ है, उसमें वो इलाके, सौराष्ट्र वाले इलाके जहां पाटीदार हैं, जहां पर कि हार्दिक पटेल जी का जिक्र कर रहे हैं राजीव जी, वहां पर भी वोटिंग परसेंटेज बहुत पुअर है दक्षिण गुजरात के मुकाबले। अरे पुअर वाले में सुनिए ना पांडे कह रहे हैं, वो पुअर हमारे लोग तो जाते हैं ना, हम कैडर के सुनो, हमारे लोग तो जाएंगे वोटिंग करने। अरे सुनो ना पांडे जी, रुको पांडे जी, रुको ना। अब दूसरा मेहमान में, 2 मेहमान के पास मैं गया भी नहीं हूँ। प्रेम कुमार जी, आप ही की थ्योरी परसेप्शन वाली, परसेप्शन ये चलता है कि जब कम वोटिंग होती है तो इनकम्बेंट सरकार जीत जाती है। अभी परसेप्शन है, मुझे नहीं पता है फैक्ट है कि नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन ऐसा चलता है। मैं आऊंगा सर, आऊंगा आपके पास। अभी 2 मेहमान और हैं हमारे साथ, एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार संतोष राठौर जी और शिवम त्यागी जी। संतोष राठौर जी, आपने अभी चर्चा सुनी, उसी में से एक सवाल ये बनता है कि जैसे प्रेम कुमार जी भी कह रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट है, शब्दों के बोलने से कुछ नहीं होता, विकास कुछ नहीं किया, तो ये मोदी जी जीतते कैसे? मतलब बीजेपी कैसे जीतती वहां पे इतने 27 साल से, क्यों जीत रही है? कुछ तो किया होगा या नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, ऐसे जीत जाते हैं। जी, सबसे पहले तो आज 89 सीटों पर जो मतदान हुआ है, उन सभी मतदाताओं का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान किया। दूसरी एक घटना आज घटी गुजरात में, इसको मैं 2 तरीके से देखता हूं। एक तो पहला, इसको इस तरीके से भी देखता हूं कि जहां पर एक और मतदान हो रहा है, गुजरात में ही एक राज्य में 2 हिस्से हैं, 89 सीटों पर मतदान हो रहा है और दूसरी जगह पर प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, यानी कि ये एमसीसी का वायोलेशन है। अगर सही तरीके में अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाना चाहता है तो जैसे कि 48 आवर्स का एमसीसी लागू पड़ता है, आचार संहिता, वो लागू होना चाहिए पूरे गुजरात के अंदर में। कहीं पर भी चुनाव प्रचार का प्रसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका रोड शो आज पूरे दिन अलग अलग चैनलों के माध्यम से लोगों को नजर आया, यानी कि ये एमसीसी का वायोलेशन है। दूसरी एक तरीके से मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी 2020 को ट्रंप साहब को लेकर आए थे अहमदाबाद और उनका एक मेगा रोड शो था। ठीक 1 महीने के बाद 24 मार्च 2020 को कोविड-19 की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था और तब से लेकर 10 मार्च 2022 यानी कि टोटल 730 दिनों तक मोदी जी पूरे गुजरात में कहीं पर भी नहीं नजर आए। वो जब नजर आए तो वो 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के चुनाव के इलेक्शन का परिणाम के दूसरे ही दिनों से उनका अब तक के तकरीबन 24 जितनी उन्होंने सभाएं और रैलियां और गुजरात का उन्होंने विजिट किया हुआ है।
तो जैसे कि अभी बता रहे थे कवे कि क्या है? जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है। तो जब ये गुजरात में जब कोविड-19 था, तो उस वक्त भी जनता को काफी सारी परेशानियां भुगतनी पड़ी थी। तो क्या बात नहीं, ये जो सही बातें हैं वही बता रहा हूं आपको कि गुजरात में कोविड के वक्त में 5-5 हजार जितने जो इंजेक्शन थे रेमडेसिविर, वो भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास में उन्होंने ले लिए थे। यानी कि बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी डॉक्टर जो वो इंजेक्शन कोई पेशेंट को नहीं दे सकता था। और उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष के पास बिना प्रिस्क्रिप्शन के 5,000 जितने रेमडेसिविर इंजेक्शन, दूसरा धमन जैसा एक जो स्वदेशी हाई एंड वेंटिलेशन की जो कैपेसिटी के लेवल में ही धमन का भी यहाँ पर उपयोग किया गया था। यानी कि उस वक्त में गुजरात में भी बहुत ही खानापूर्ति हुई थी, परंतु बड़ी बात सुनिए ना सर, ये अनसब्सटेंशिएटेड ट्रुथ है। मुझे क्या पता है क्या राठौर जी सुनिए ना सर। अरे राठौर जी देखिए, राठौर जी, पांडे जी एक मिनट रुके ना आप। अरे भाई शो एंकर मैं हूँ क्या आप हैं? चैनल पे चला रहे हैं, अब शो एंकर मैं हूँ क्या आप हैं? इतना बड़ा चैनल है, इस पर आकर के कोई आदमी कुछ भी बकवास करेगा। अरे पांडे जी रुको ना यार, एंकर मैं हूँ क्या आप हैं? राठौर जी, आप जो ये एक राम कहानी लेके आ गए हैं, उस समय पूरे देश में क्या हो रहा था, किस तरह की परिस्थितियां थी, उससे ये आप तय करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज क्या बातें आप कर रहे हैं? एक अनरिलेटेड एनालिसिस करने का कोई मतलब क्या? उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, जहां भी ऐसी खबरें चलाई गई कि वहां ये हुआ वो हुआ, उसके बाद वो चुनाव जीते। आप लोग पता नहीं कौन से एनालिसिस लेके आते। दिल्ली में तो सरकार हाथ खड़े कर देती थी कि भैया बचाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, हुआ था ना। तो वो उस एनालिसिस का आज के चुनाव से आप क्या कनेक्ट बनाना चाहते हैं? मैंने पूछा भी क्या टेक अवे है, तो आप पता नहीं 2020 और ट्रंप की रैली पता नहीं कहां लेके आए। आप समझिए मेरी बात को, मैं पूछ क्या रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? दुनिया में कोविड मैनेजमेंट बेस्ट इंडिया में हुआ। देख लीजिए चाइना की हालत क्या है आज स्थिति। अरे राठौर जी, आज इकोनॉमिस्ट जिसको बार बार लोग कोट करते हैं, उसने क्या आर्टिकल लिखा है आप पढ़ लीजिएगा कि इकोनॉमी को जो सेल थ्रू किया है पूरे एशिया में, वो बेस्ट किया इंडिया ने डिस्पाइट कोविड। अब पता नहीं कौन सी राम कहानी लेके बैठ गए। रुकिए एक मिनट सर जरा। शिवम त्यागी भैया बताओ क्या माहौल है? जी, माहौल तो मुझे लगता है नीरज जी आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा, और ये सड़कें बता रही हैं कि क्या माहौल है, ये फ्रस्ट्रेशन बता रही है कि क्या माहौल है। लेकिन खैर उस सबको तो ये मानेंगे नहीं, ये पेड भीड़ है, ये पेड मीडिया है। कांग्रेस के तमाम राष्ट्रीय प्रवक्ता और तमाम पार्टी के लोगों को उठा लेंगे तो पिछले 1.5 घंटे का ट्विटर कहता है कि पत्रकारों पर जिस तरीके से बाल्टियां भर भर कर ये गाली दे रहे हैं, इनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरा इनका से ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्यों कवर नहीं कर रहे। बहरहाल कवर हो रही है लेकिन इनको शायद नजर नहीं आ रहा। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं 2017 की बात करूं तो कांग्रेस का वोट शेयर था 41.44% और बीजेपी का था 49.05%। कांग्रेस का राइज 2.57% था, अप्रोक्सीमेटली 3%, जो कि बहुत बड़ा होता है। पिछले इतने लंबे समय से वहां पर चुनाव की घोषणा है और इनके कोट अनकोट कथित अध्यक्ष पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। अगर इनको वाकई चुनाव जीतना था तो गुजरात में प्रचार कहां है इनके नेता? एक दिन के अलावा सिर्फ और सिर्फ प्रियंका वाड्रा जी वहां पर हैं। कहां है इनकी पार्टी के? आपको कहीं नजर आते हैं? अब दूसरी तरफ आ जाइए, रिवर्स कीजिए। एक प्रधानमंत्री जिनकी तमाम राज्यों में सरकारें चल रही हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, बावजूद उसके इस उम्र में 50 किलोमीटर का रोड शो कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, कोई भी वोटर किसी भी कैंडिडेट से, किसी भी नेता से क्यों ना जुड़े? और उससे जुड़ने के उनके पास कोई वजह तो होनी चाहिए। अब यहां से बैठकर चाहे मीडिया को गाली दीजिए, देश को गाली दीजिए, ढांचों को गाली दीजिए, लोकतंत्र को गाली दीजिए, किसी को भी दीजिए, बट ये रियलिटी है कि आपको जिस डायरेक्शन में काम करना चाहिए था वह 5 साल में पूरे नहीं कर पाए। आप मोरबी का ब्रिज गिनाते हैं, आप कोरोना की कमियां गिनाते हैं, आप इन्फ्लेशन गिनाते हैं, आप अनएम्प्लॉयमेंट गिनाते हैं, आप सारी चीजें गिनाते हैं। और अगर इतनी सारी चीजों के बाद भी आप जनता से मोदी जी का अफेक्शन दूर नहीं कर पा रहे हैं तो कितने इनकॉम्पिटेंट, कमजोर, लाचार आपके नेता और आपका नेतृत्व है, ये शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, बट ये रियलिटी है। जानते आप भी सब है लेकिन आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। 1931 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक चिट्ठी में गांधी जी को कोट करते हुए लिखा था कि आने वाली जेनरेशंस में ये लोगों को विश्वास करना लगभग असंभव हो जाएगा कि हाड़ मास का एक व्यक्ति
इस धरती पर चला था और उसने इतनी बड़ी बड़ी सत्ताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मार्क माय वर्ड्स, मैं कहता हूं, आप लिख के रख लीजिएगा, आपसे दूसरी तीसरी जनरेशन बाद यही इस देश के प्रधानमंत्री के साथ होगा। रीजन है उसका, मैं कह रहा हूं उनके हेटर्स भी हैं, उनके एडमायरर्स भी हैं, वोटर्स भी हैं, सब हैं, लेकिन आप इस तरह की मेहनत को नहीं नकार सकते, आप इस तरह के कमिटमेंट को, डेडिकेशन को नहीं नकार सकते। और अगर मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लॉजिक से ही चला जाऊं, जो वो कह रहे हैं कि इतनी सारी कमियां और इतनी सारी दिक्कतें हैं, अगर इन सब के बाद भी आप प्रधानमंत्री जी से जनता को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो माफ कीजिए, अफेक्शन तो है। आप दूसरी तरफ उसके उलट 52 में से 41 चुनाव हार चुके हैं, हालत खराब है, आप नौजवान हैं, आप पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बावजूद उसके आपकी पार्टी नहीं जुड़ रही, आपके लोग नहीं जुड़ रहे, जो ले देकर कुछ राज्य आपके पास हैं वहां पर फूट है। मैं मानता हूं पार्टियों में फूट होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे दौर में हैं जहां पर अगर थोड़ा सा भी आप 19-20 हुए तो आपके पास जो 2 राज्य हैं वो भी नहीं बचने वाले। इस हालत में जो चीजें नजर आती हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि क्लियर मामला है, पिछली बार के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी इस बार काफी लीड लेती जा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी उस स्पेस को जरूर ऑक्यूपाई करेगी, क्योंकि जो तबका कहीं ना कहीं पसंद नहीं करता है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होंगे। लेकिन ये इस देश के लिए अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3000 किलोमीटर का यात्रा का प्लान करके आप चुनावी राज्यों में नहीं जा रहे हैं जहां आप जीत के बेहद करीब। अरे वो चुनाव यात्रा है ही नहीं भाई, आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा है, वो खुद कह चुके हैं कांग्रेस के लोग, वो चुनावी यात्रा नहीं है, तो अध्यक्ष यात्रा है। ये मुझे नहीं पता। अनुमा जी जवाब देंगे। जो यात्रा आप कहना चाहे कह ले, लेकिन अल्टीमेटली पॉलिटिकल जगहों पर चुनाव भी जीतकर इंसान कुछ बनता है ना। तो अगर आज वो भारत को भी जोड़ रहे हैं तो कल इसलिए ताकि चुनाव बन के नेता बन के स्थापित हो जाए, तो गुजरात में कर लेते हैं। इसका जवाब अनुमा जी अप्रोक्सीमेटली 42% वोट था उनका। अनुमा जी आपकी बारी, जवाब दीजिए। देखिए नीरज जी, एक तो मैं प्रोटेस्ट दर्ज करती हूँ कि जो व्यक्ति आज हमारे आपके पास बन के आए हैं एनालिस्ट, वो मेरे सामने बीजेपी प्रवक्ता के रूप में एक बार आ चुके हैं और एक बार से ज्यादा बार आ चुके हैं। तो एक तो मैं ये प्रोटेस्ट आपके सामने दर्ज ये प्रवक्ता के तौर पे आए हैं कि मतलब ये उस टाइप की बातें करते हैं इसलिए आपको लगता है? नहीं हाँ। मेरे सामने बीजेपी प्रवक्ता के रूप में डिबेट में आए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपके सामने इसीलिए प्रोटेस्ट दर्ज। अरे भैया ये कब हुआ? शिवम त्यागी जी कब ज्वाइन कर लिया आपने भारतीय जनता पार्टी? नीरज जी सुनिए, देखिए विंग कमांडर एक्स विंग कमांडर अनुपमा आचार्य जी की तो दोनों पार्टियों में बहुत अच्छी जान पहचान है, इधर से उधर पार्टी में आने जाने में उनका खासा तजुर्बा है। अरे सुनो ना, एक मिनट, अरे भाई सुनो, मुझे भिजवा दीजिए प्रवक्ता बनके एक डिबेट। शिवम त्यागी जी रुको, नहीं उनको जवाब देने दीजिए। शिवम त्यागी रुकिए, पहली बात उनका नाम अनुमा आचार्य है, अनुपमा नहीं, अनुमा आचार्य है। तो अब आप रुकिए, अब आप उनको जवाब दीजिए। मेरे को बाकी जी बोलिए अनुमा जी बोलिए। एक एनालिस्ट थे जो पिछले शिवम त्यागी जी के पहले बोला था और आपने उनको ये नकार दिया, खारिज कर दिया कि कोविड के मिसमैनेजमेंट की बात क्यों कर रहे हैं। मैं उसको आपको कॉन्टेक्स्ट में लाती हूँ कि ये जो हमारी कांग्रेस जो है वो गांवों में मजबूत है, लेकिन शहरी जो जनता थी उसका ध्यान कांग्रेस की तरफ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर था, ये एक सच था। लेकिन वो जो 5000 रेमडेसिविर कमलम में पकड़े गए और लोगों ने जिस तरह से वो बेमुरब्बती देखी उस समय, तो इस बार शहर के लोगों ने भी अपना इरादा बदला है। तो मैं उनकी बात को पर्सपेक्टिव में रख रही हूँ। आपने जो नकार दिया था उसकी बात करूंगी। अब मैं बात करती हूँ बीजेपी प्रवक्ता की, जो बात कर रहे थे इतना उत्तेजित होकर। अरे भाई नॉर्मल भी तो बात की जा सकती है। ये वही गुजरात है जहां देश में सबसे ज्यादा 2.84 लाख केसेस जो हैं वो नशे के पकड़े गए हैं, नारकोटिक्स के पकड़े गए हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के पकड़े गए हैं। तो ये वो गुजरात है। इसके अलावा गुजरात में मोरबी तो एक केवल चावल का दाना है, पर गुजरात में कोई नया स्कूल नहीं बना। थोड़े समय पहले हमने देखा था कोविड के आसपास एक बिल्डिंग में, एक इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे जो थे वो फंस गए थे, आग लग गई थी और वहां बुझाने तक की सुविधा नहीं थी। तो जिस गुजरात को कहते हैं, आपके जो एक रिपोर्टर थे वो खुद कह गए, वो बड़ा हल्के से कह गए कि विकास की गति थोड़ी धीमी हो सकती है। तो वो देखिए धीमी की बात नहीं है, वो बहुत साफ है कि विकास नहीं हुआ है, केवल बहाने बना बना के लोगों को भरमाने की बातें हैं। और ये मैं वही कह रही हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज घटता गया है, ये अपने आप में वो कहानी कहता है। और ये भी कि भारतीय जनता पार्टी को काम करके दिखाना पड़ेगा। कोई प्रधानमंत्री छुई मुई नहीं है,
उन्होंने इस देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को जितनी गालियां दी हैं, जितनी अब्यूजेस दिए हैं, श्रीमती सोनिया गांधी के लिए एक जर्सी गाय जैसे शब्द का जिसने प्रयोग किया है, इतने चोई मुई नहीं है कि उनको कुछ कह दिया जाए तो गुजरात की जनता उस पर चढ़ दौड़ेगी। ऐसी नहीं है गुजरात जी। अनुमा जी, मैं एक ब्रेक ले लूं? क्या मेरे जवाब ले लीजिए? नहीं, जवाब ब्रेक की बात, ब्रेक अभी नहीं, मेरे को ब्रेक लेना भाई। आप लोग अपना अपना काम करें, हम भी तो अपना काम करेंगे। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग मित्र हैं, एनालिस्ट है, पार्टी में जहाँ भी हैं, जब भी कोई डिबेट होती है ना तो एब्सोल्यूट टर्म में कोई बात नहीं मानी जाती। मैं कह दूँ कि प्रेम कुमार जी बहुत खराब आदमी है, ऐसा थोड़ी होता है एब्सोल्यूट टर्म में। मैं उनके किसी विचार से डिसएग्री कर सकता हूँ। तो अगर कोई कह रहा है कि इस राज्य में बहुत विकास हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे अब कुछ बचा ही नहीं है, अब तो वहाँ स्थापित हो गया कि ये सब कुछ हो गया। एब्सोल्यूट टर्म में कुछ नहीं होता। या मैं कह दूँ कि किसी बिहार राज्य में बिल्कुल विकास नहीं हुआ तो ये भी गलत होता है। तो एब्सोल्यूट डिबेट कभी नहीं होती है, ये मैं सिर्फ यहाँ रखना चाह रहा था। छोटा सा ब्रेक, लौट के मैं फिर आता हूँ। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस चर्चा में, जो आज हम लोग गुजरात चुनाव के संदर्भ में कर रहे हैं। एक चरण के मतदान हो चुके हैं, दूसरे चरण की तैयारी है और एक रोड शो हुआ है। मेरा सभी मेहमानों से मेरा विशेष निवेदन है कि हमारे पास समय बहुत कम होगा, तो छोटे छोटे संदेश रखिए जिसमें एक एक बात सबसे बात करना चाहूँगा। मैं प्रेम कुमार जी आपसे शुरू करना चाहता हूँ। प्रेम कुमार जी, आप बताइए पूरी परिस्थिति का निचोड़ क्या निकल रहा है? निचोड़ यह है कि चुनाव बहुत दिलचस्प है और पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी ये कहा नहीं जा सकेगा कि फाइनली क्या होने वाला है। मुकाबला कांटे का है और हम कई सिम्टम्स देख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। आदिवासी बेल्ट में मतदान बहुत ज्यादा होना, पाटीदार वाले इलाकों में मतदान कम होना, ये सब हमें वहां की राजनीतिक समझ जो अब तक बनी है उस हिसाब से ये बताती है कि बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं है। पहले भले अभी आपको चुनाव प्रचार के 2 दिन बचे, 2 दिन हल्ला कर लीजिए कि हम जीत रहे हैं, लेकिन 8 दिसंबर को जब आएंगे हो सकता है जीत जाएं, लेकिन आसान चुनाव नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। बीजेपी या कोई भी पार्टी, इवन कांग्रेस या कोई भी पार्टी कभी आसान समझ के थोड़ी चुनाव लड़ती सर, वो तो हमेशा पूरे मेहनत से लड़ती है। इसमें कोई चुनाव के बाद की स्थिति को मैं कह रहा हूँ, लड़ चुकी पार्टियां तो लड़ चुकी, अब 2 दिन बचे हैं, तो ये जो सिम्टम दिख रहा है, जो वोट प्रतिशत है उसको जो हम देख पा रहे हैं, उसके हिसाब से कह रहे हैं मुकाबला रोचक है और सबने मेहनत की है। भारतीय जनता पार्टी ने भी की है, कांग्रेस ने भी की है, और ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने मेहनत नहीं की है, उसके कार्यकर्ता फील्ड में रहे और दिखेगा, वो नतीजों में दिखेगा। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि हाँ, शिवम जी आइंस्टीन का उदाहरण दे रहे थे बहुत संक्षेप में कि महात्मा गांधी जी के बारे में आइंस्टीन ने जो कहा था, मुझे खुशी है कि इस सदी का आइंस्टीन हमारे पैनल में साथ में बैठे हैं जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में ऐसा बोल रहे। बहुत बधाई हो शिवम जी, इस सदी के आइंस्टीन। लगता है कि किसी की तारीफ करने के लिए, मुझे लगता है कि किसी की तारीफ करने के लिए अगर आइंस्टीन ही होना पड़े तो माफ कीजिए, अब तक तो आप कम से कम 50-60 बार आइंस्टीन बन चुके होते, जिस तरीके से आप तारीफों की माला फेरते हैं। दूसरी बात यह भी है कि आपने जो कहा कि बीजेपी के लिए मुश्किल है, आपने ये तो कह दिया, लेकिन आपने एक वक्तव्य में एक चीज बहुत क्लियर कर दी कि बाकी के जो 2 है ना, वो टॉप 3 में भी जगह नहीं बना पा रहे, यानी कि आम आदमी और कांग्रेस की कहानी खत्म है, बीजेपी के लिए मुश्किल है, आपने ऐसा कहा। तो ये भी बीजेपी के लिए बेहतर ही है। अनुमा जी ने कहा एक और चीज कि पिछली बार का वोट परसेंटेज दिखाता है कि बीजेपी के लिए खतरा है। 27 साल से वोट परसेंटेज ही बढ़ा रहे हैं आप। मैं दुआ करता हूं कि अगले 70 साल और परसेंटेज ही बढ़ाते रहिएगा। मतलब ये चुनाव है या हार जीत का खेल है भाई। जी, आज मैं मेहमानों के पास जाऊँ, उससे प्रेम कुमार जी और शिवम जी के लिए मैं एक शेर पढ़ूं, आप लोग अगर बुरा माने ऐसे लाइटर नोट पे, कि आने वाली नस्लें प्रेम कुमार जी और शिवम जी को याद करेंगी जब उनको ये पता चलेगा कि दोनों ने एक दूसरे को देखा था और डिबेट की थी। पांडे जी, आपकी बारी, बोलिए। देखिए, अभी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट, कांग्रेस के प्रवक्ता बहन ने, कि गिर रहा है, ये गलत है। पिछली बार 1.5% वोट बढ़ा था, भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं गिरा था। पिछली बार जब ये सब कुछ सारे जो फॉरेन एजेंट्स ने आकर के पूरे गुजरात में, क्या स्थिति थी आपने देखा होगा कि रोड पे दंगे कराने की कोशिश, कौन लोग उनके पीछे थे, कैसे किसी बच्चों को भड़काया गया था जाति के नाम पे, और ऐसे जो कांग्रेस की रियल टेक्निक रही है, उसके उस समय भी गुजरात की जनता ने 1.5% वोट बीजेपी में ऐड कर दिया। और आप बताइए, 27 उस समय मान लीजिए हम 22 साल सरकार में थे,
22 साल के परफॉर्मेंस के बाद हमारे काम को देखते हुए हमारा वोट परसेंटेज अप हो रहा है। प्रेम कुमार जी का पूरा एनालिसिस एक चीज पे डिपेंड कर रहा है कि ये जो 67 से 63 हो गया है, इस एनालिसिस को आप याद रखिएगा कि जहां भी जो कैडर बेस्ड पार्टी होती है वो अपने वोटरों को बूथ पर ले आती है, और वहां तो जो अपोजिशन है, देखिए जैसे केजरीवाल जी कुछ दिन पहले ही लगता है, मुझे लगता है 10-15 दिन पहले ही उन्होंने बुढ़िया बिस्तर बांध करके वापस दिल्ली आ गए। एमसीडी में उनकी मतलब वहां भी हार रहे हैं तो उन्होंने सोचा ये बचाने की कोशिश करते हैं। गए थे चौबे जी, छब्बे बन गए दूबे। एमसीडी तो गई, गुजरात में मतलब खाता खुल जाए ये बड़ी बात है, मेरे हिसाब से खाता नहीं खुल रहा है, तो उनकी हालत खराब हो गई जी। अब बात जहां तक कांग्रेस की है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज 2.5% बढ़ा था, लेकिन उस दौर में भी बीजेपी का 1.5% वोट बढ़ा। इसको भी नोट करिए, और वो 2.5% बढ़ाने वाले तो सब अब हमारे साथ हैं। देशभक्त लोग देशभक्त के साथ आ गए। जी जी जी, अनुमा जी के पास मैं चलूँगा। अनुमा जी, खाली एक सवाल मैं आपसे जोड़ देता हूँ। मतलब मुझे बहुत हम लोगों को ये आश्चर्य था कि आपके गुजरात में पिछले बार को प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लगता था कि आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन इस बार भी ठीक है, वो आपकी यात्रा, आप उसका जो भी रखना चाहे उसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन कोई बड़ा नेता कोई इंटेंस नहीं किया और ये बताया कि सिर्फ लोकल यूनिट लड़ेगी। पांडे जी आप रुको ना, सवाल उनसे। खड़गे जी चुनाव हरा दिए, कांग्रेसी लोग क्या बोल, अरे भाई, अरे अनुमान जी को जवाब देने दीजिए। पांडे जी रुको ना, आप कांग्रेस प्रवक्ता थोड़ी हो, उनको जवाब देने दीजिए। अनुमान जी आप बताइए, मेरा ये सवाल जोड़ते हुए आप बोलिएगा कि मतलब क्यों इतना, मेरा ये बार बार मन में सवाल था। प्रेम कुमार जी से पूछो, नहीं पता होगा उनको कि बड़े बड़े नेता वहां क्यों नहीं गए थे, या इंटेंस क्यों नहीं किया उन्होंने। नीरज जी एक बात सुन लीजिए, आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस का जो प्रचार हुआ है वो 3 साल पहले से शुरू हुआ है। 3 साल पहले से हमारे कार्यकर्ता जगह जगह जाके जुड़े हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री को ये डर हो गया था। उन्होंने कहा कांग्रेस इस बार बूथ लेवल पे काम कर रही है। ये मैं आपको शुरुआती दौर की बात याद दिला रही हूँ। दूसरी चीज, आपने वो कहानी सुनी होगी कि 2 औरतें एक बच्चे के ऊपर झगड़ा करते हुए राजा के पास जाती हैं, गौतम बुद्ध के पास जाती हैं, और गौतम बुद्ध कहते हैं कि ठीक है इस बच्चे को आधा आधा कर दो, तो एक औरत कहती है नहीं नहीं उसे मत करो। तो हम जो कांग्रेस पार्टी है ना, जिसने इस देश को आजादी लाके दी है, हम देश की जनता के साथ साजिशें और धोखा नहीं करते, और इसलिए हम जनता की कीमत पर सत्ता नहीं चाहते। और आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की जो जरूरत है वो वही मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण और अग्निपथ जैसी स्कीम्स, जिससे आप देखिए गुजरात में कितनी बेरोजगारी है। जो हमने एमएसएमई बनाए थे, इसके बेस जीआईडीसी एस्टेट जो बड़ोदरा में है, अंकलेश्वर में है, वापी में है, वाकपा में है, दहेज में है, ये सब कांग्रेस के काल में शुरू हुए थे। इसके अलावा जामनगर में पेट्रोल की रिफाइनरीज आई थी, पीएसयू जैसे जीएसएफसी, जीएनएफसी, जीएससीएल, ये सारी भी कांग्रेस ने शुरू की थी। हाजिरा इंडस्ट्रियल जोन में आईओसी, एनटीपीसी, ये सब कांग्रेस लेकर आई थी। हमने रोजगार पैदा किए थे, लेकिन बीजेपी ने कोई रोजगार पैदा नहीं किए, सिर्फ इवेंट, सिर्फ लोगों को डराना। तो कांग्रेस कभी भी लोगों की कीमत पर कोई सत्ता नहीं पाना चाहती, लोगों के लिए, लोगों के काम करने के लिए पाना। 10 सेकंड मांग रहे हैं शिवम जी, बताइए क्या है सर। नीरज जी 10 सेकंड। हाँ बोलिए। थैंक यू नीरज जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे पिछले एग्जाम्पल के तौर पर, फौरी तौर पर मान लेते हैं, पिछले 12 साल से डिबेट में बुला रहे हैं, 80% पूरी डिबेट में मौका दे रहे हैं, हर बार मेरे को हीरो बना रहे हैं, लेकिन जब भी मैं टीवी से बाहर निकल कर जाता हूं तो आसपास के सारे मिलने वाले मुझे कहते हैं कि इससे बुरा स्पीकर हमने जीवन में नहीं देखा, या फिर मैं सुधार नहीं कर पा रहा हूं। तमाम इनपुट्स के बाद, तमाम आपकी मेहनत के बाद, चैनल के बाद, इंप्रूवमेंट्स के बाद, ट्रेनिंग्स के बाद, हर चीज के बाद मैं फेल होते जा रहा हूं। क्यों करिए राहुल गांधी हैं। इन सब चीजों की जो आप बातें बोल रहे हैं, ये सब कुछ होने के बावजूद आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बेइंतहा फिसड्डी हैं। यानी कि आपका प्रोडक्ट इतना कमजोर है कि वो जनता को नहीं समझे आ रहा। आजादी लाके दी है, उस देश के लोकतंत्र को धराशायी नहीं कर सकते। आजादी राहुल गांधी। अच्छा, मेरा शो का समय समाप्त हो गया है। जवाहरलाल नेहरू ने दिया अकेले राज्य देश को, मोतीलाल नेहरू ने दिया अकेले आजादी इस देश को। शो का टाइम खत्म हो गया। शिवम जी, पांडे जी, अनुमा जी, साल के लोगों ने अपने आप को फांसी पर चढ़ा दिया। आजादी गांधी परिवार। शो का समय समाप्त। अरे आप लोग इतना झगड़ा मत करिए, शो का समय समाप्त हो गया है।
अरे अनुमा जी देखिए, प्रेम जी हमारी बात मान रहे हैं, हमारे बहुत बढ़िया मित्र हैं, देखिए एकदम से शांत हैं। शो का समय समाप्त हो गया है, अब दूसरे चरण के चुनाव में कुछ समय बाकी है। उसके बाद 8 तारीख को हम लोग बैठेंगे और आप लोगों से ही चर्चा करेंगे, फिर हमारे सामने आंकड़े होंगे, तब हम लोग उसको और विश्लेषण कर पाएंगे। अभी तो अपने अपने अनुमान, अपना अपना एनालिसिस है, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, चुनाव है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।